to SP Smart's कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम पार्ट 14। और इसमें बेटा हम लोग कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये करने वाले हैं, और स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो कैसे कैसे चेंज हो जाती है हाइट पे जाने पे, डेप्थ पे जाने पे, पोल्स पे जाने पे, इक्वेटर पे जाने पे, वो सब हम सीखेंगे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सीखेंगे आज की डिस्कशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रॉम कैप्लर्स लॉज। ठीक है, जो कैप्लर्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो बेसिकली 3 लॉज। जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि एक प्लैनेट जो होता है वो सन का चक्कर इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। और आप जैसा कि जानते हो एक इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, ये F1 F2। फोकस हो तो सिंगुलर है वर्ड, और प्लूरल में फोकाई बोलेंगे। F1 F2 आर 2 फोकाई ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सन इनमें से किसी एक जगह बैठा होता है। फॉर एग्जांपल सन वुड बी प्रेजेंट हियर, और जो प्लैनेट है वो इसके इर्द गिर्द सन के चक्कर काटता है। ये प्लैनेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सन से प्लैनेट की दूरी समय समय पे चेंज होती रहती है। जैसा कि इस वक्त ज़्यादा दूर है, फिर यहाँ पे पास आएगा, फिर ज़रा दूर होगा, फिर पास आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर बहुत ही दूर चला जाएगा। दैट वे द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन कीप्स ऑन चेंजिंग। इस वजह से 2 पोजिशंस को हम डिफाइन करेंगे। एक होता है एफिलियन, ये हो गया फारदेस्ट डिस्टेंस किसका, ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से जब बहुत दूर चला जाता प्लैनेट तो उसका एप्लियन कहलाता है वो पोजीशन। और एक होता है पेरिहिलियन, ये कौन सा हो गया, ये हो गया नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो ये प्लैनेट की पोजीशन सन से बहुत दूरी पे है ना, कितना दूर डिस्टेंस है, इसलिए ये एप्लियन कहलाता है ये डिस्टेंस, और पोजीशन को एप्लियन कहते हैं। और ये वाली पोजीशन नियरेस्ट टू द सन है, इसलिए इसको पेरिहिलियन कहा जाता है। ये बातें याद रखनी है आपको, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। तो फर्स्ट लॉ में हमें इतना ही पता चलता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है फर्स्ट जो हमारा लॉ है कैप्लर का उसमें। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको याद रखनी है, और वो क्या है वो आगे चल के काम आती है बाकी लॉज सीखने में। कि ये जो F1 F2 फोकाई हैं इसके, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उस लाइन का नाम होता है मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, मेजर एक्सिस, ठीक है। और इस मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट को आप ये कंसिडर करें, और फिर एक लाइन यूँ खींच लें, इसका राइट बाइसेक्टर। ये वाला जो है राइट बाइसेक्टर इसका, ये इसका माइनर एक्सिस कहलाता है, उस ऑर्बिट का माइनर एक्सिस ये कहलाता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड भी कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपको बताएंगे कि ये जो इतना सा डिस्टेंस है ये मेजर एक्सिस का आधा है, इससे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। दिस इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। ठीक वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं कि ये छोटे वाला है, ये माइनर एक्सिस है ना, इसका आधा क्या हो गया, ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस। उस प्लैनेट के ऑर्बिट का ये सेमी माइनर एक्सिस कहलाता है। तो आइए फिर हम सेकेंड लॉ पढ़ें इसका। जो कैप्लर का सेकेंड लॉ है इसे लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। और इसमें क्या हम सीखते हैं ये देखिए ज़रा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये है पोजीशन ऑफ द सन। एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, मान लीजिए एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इतना एरिया उस प्लैनेट ने स्वीप किया है उस टाइम इंटरवल में। मान लीजिए वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, जब एक प्लैनेट पॉइंट पी से चलते हुए पी प्राइम तक पहुँच गया, तो इस दौरान उसने कितना एरिया स्वीप किया है उसका भी हम नाम रख लेते हैं से, दिस इज डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 ये शेडेड एरिया है जो उसने स्वीप किया है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, ठीक है। अब
कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, मीन्स आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम प्लैनेट मानो यहाँ पहुँच गया, फिर वो चलते चलते यहाँ पहुँच गया, यानी अब वो पी डबल प्राइम और पी ट्रिपल प्राइम उसकी पोजीशंस हो गई। इस दौरान उसने ये एरिया स्वीप किया है जिसको मैंने ब्लू कलर में शेड किया, और इस दौरान जो टाइम बीत गया दैट वाज डेल्टा T2। तो डेल्टा T2 में उसने ये स्वीप किया है एरिया जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया, और लेट अस सपोज हम इसका नाम रखते हैं डेल्टा A2। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज़ डिफाइन करते हैं हम, जिसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। इसका मतलब होता है एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। एरिया कितना स्वीप किया, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया एरिया स्वेप्ट, कि कितना एरिया और कितना टाइम, उसकी रेशियो को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। तो जो ये सेकंड लॉ है ना केपलर का, ये कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरे शब्दों में ये जो फिगर हमने बनाई उसमें जब वो यहाँ से यहाँ आया तो एरियल वेलोसिटी डेल्टा A1 बाई डेल्टा T1, तो डेल्टा A1 बाई डेल्टा T1, और जब वो यहाँ से इधर गया तब उसकी एरियल वेलोसिटी थी डेल्टा A2 बाई डेल्टा T2, और केपलर का लॉ बताता है कि दोनों ही बराबर होनी चाहिए। फॉर दैट मैटर एनीवेयर, कोई भी लोकेशन ढूंढो ऑर्बिट में एक प्लैनेट की कहीं भी किसी भी पोजीशन पे, ये रेशो हमेशा बराबर आनी चाहिए। इसलिए इसको हम कैलकुलस की लैंग्वेज में यूँ भी लिखते हैं दैट इट दिस शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, हर जगह पे ऐसा होगा। बेटा अब इससे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और बेसिकली प्लैनेट के ये लॉज हैं जो केपलर के, उनको रटने से काम नहीं चलेगा, उसके भीतर छुपी इन्फॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हम बताते हैं जो सेकेंड लॉ के साथ जुड़ी हुई है। ये बोला कि एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। यदि बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ velocity of a planet is inversely proportional to distance from the sun। ये होगी velocity of a planet, of course orbital velocity के ऑर्बिट में घूम रहा जब, r is radial distance of the planet from the sun। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जितना दूर होगा उतना स्लो हो जाएगा, यानी r बड़ा तो v छोटा, r छोटा तो v बड़ा। दैट इज प्लैनेट दूर जाने पे स्लो होता है, पास जाने पे फास्ट होता है। और इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर एट एपिलियन, एपिलियन कौन सी जगह है, जब वो फारदेस्ट होता है, प्लैनेट मूव्स स्लोएस्ट, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट। एंड एट पेरिहिलियन, अब देखिए पेरिलियन कौन सा होता है, सबसे नज़दीक वाला, यानी आर बहुत छोटा तो वी बहुत फास्ट होगा, प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, हमें ये पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अच्छा, इससे जुड़ी एक बात और, ये मोशन जो प्लैनेट का है वो अराउंड द सन, वो अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना ये। तो हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि जब एक रेडियल फोर्स एक्ट करती है तो टॉर्क बिकम्स जीरो, द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो वही बात यहाँ लिखेंगे जो है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट while orbiting the sun remains constant। कंजर्व्ड या कांस्टेंट एक ही बात होती है, ठीक है। तो जब प्लैनेट सन का चक्कर काटता है उस वक्त उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो जुड़ी हुई हैं सेकंड लॉ के साथ, राइट। अब हम बात करेंगे केपलर के थर्ड लॉ की। केपलर का जो थर्ड लॉ है ये लॉ ऑफ पीरियड्स कहलाता है, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये एक्चुअली में बात करता है
time period of a planet orbiting the sun. According to this, t square is proportional to r cube. अब सवाल उठता है कि ये t क्या है और r क्या है. मैं ये डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है ना. तो इस डायग्राम में ये F1 और F2 है, इनको ज्वाइन कर लो. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले समझाया था, ये क्या है, इसका मेजर एक्सिस है ना. दिस इज द मेजर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस का आधा ये डिस्टेंस, जिसको हम r कहेंगे, यानी सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई को क्या कहा हमने, r. और जो प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है इन द ऑर्बिट. तो मानो यहाँ से वो जर्नी शुरू की प्लैनेट ने, और चलते चलते ये यहाँ गया, फिर वहाँ वापस पहुँच गया. इसमें जो उसने टाइम इंटरवल यूज़ किया है और कंज्यूम किया, दैट इज कैपिटल T. तो दूसरे शब्दों में टाइम T इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट द ऑर्बिटल मोशन. यानी जैसे हम धरती के लिए 1 साल बोलते हैं ना, 1 साल में चक्कर पूरा करती है सन का. तो वो T जो है और ये R यानी सेमी मेजर एक्सिस, इनके बीच का जो रिलेशन t स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब हमें बताता है कि t स्क्वायर बाई r क्यूब जो है ना, ये कांस्टेंट होता है. दिस इज ट्रू फॉर एवरी प्लैनेट. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी. अब इसके साथ जुड़ी कुछ हम आपको बताएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा केपलर के लॉज जो हैं दे कंटेन लॉट ऑफ हिडन इन्फॉर्मेशंस, जो डायरेक्टली उसके लॉज में बोली नहीं जाती हैं, लेकिन हमें पता होनी चाहिए ताकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हल कर पाएँ. बेटा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज ट्रू इवन फॉर, अब देखो किस किस के लिए ट्रू है ये, सैटेलाइट orbiting Earth or any other planet. अर्थ का चक्कर काटता होगा सैटेलाइट, तो या किसी और प्लेनेट, क्योंकि और भी प्लेनेट से चक्कर काटते हैं सैटेलाइट्स, उन सब के लिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब इक्वली वैलिड है. ऐसे ही है उसका भी फॉर्मूला, नो चेंज. तो ये सिर्फ प्लेनेट के लिए नहीं है, सैटेलाइट्स के लिए भी है. और एक और नई बात बताएं, ये आगे चल के आपको एटम्स न्यूक्लियर के चैप्टर में भी काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ इस लॉ पे भी बेस्ड होते हैं. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस है, उनके बीच में भी यही फॉर्मूला लागू होता है. तो मैं लिख देता हूँ, इट्स ट्रू इवन फॉर अ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. तो ये देखिए मज़ेदार बात कि ये केपलर ने तो लॉ दिया था सिर्फ प्लैनेट्स के लिए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लेकिन ये सैटेलाइट्स के लिए भी इक्वली वैलिड है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और आगे चलकर हम न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड. सैटेलाइट्स के लिए भी है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, और ऑफ कोर्स प्लैनेट के लिए तो है ही. सो दीज आर फ्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल थी, और ये केपलर के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं इन पे. तो आगे चल के हम इनको इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद. और आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का फॉर्मूला है, इसका एक और भी इस्तेमाल होता है. इसमें अगर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हैं, किसी प्लैनेट पे कितने बीत गए, तो उस केस में हम कहते हैं t इज इक्वल टू 1/n, है ना. क्या होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंट ऑन अ प्लैनेट, और t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट अराउंड द सन. ठीक है, तो सन के गिर्द जब चक्कर काटता प्लैनेट, तो टाइम जो पूरा मतलब एक, जिसको हम कहते हैं 1 साल बीत गया जब पूरा चक्कर हो गया, तो हमारे हिसाब से तो बिकॉज t इज 1, तो n भी 1 ही होगा. नंबर 1 चक्कर काटा तो 1 ईयर बीत गया, 2 चक्कर काटे अर्थ ने सन के तो 2 साल बीत गए, 3 चक्कर काटे तो 3 हो गए. बिकॉज हमारे लिए अर्थ के मामले में n और t दोनों ही 1 हैं, इसलिए हमें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. किसी और प्लैनेट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल बन जाता है. ठीक है, जिसमें t के बजाय हम 1/n का इस्तेमाल करेंगे, तो बनेगा 1/n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो 1/n स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बन जाता है फॉर्मूला जब हम नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हो. ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का क्या बन गया, 1/n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. एक और कॉन्सेप्ट जो कई बार
हमारे काम आता है वो ये है कि सेमी मेजर एक्सिस इन मैनी न्यूमेरिकल्स इज नॉट मेंशन्ड। उन्होंने कहा हुआ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, वो सेम ही होता है। तो ये भी बात नोट कर लीजिए कि जो एवरेज डिस्टेंस जिस किसके बीच में, बिटवीन प्लैनेट एंड द सन, ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ही है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है ये एवरेज क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। दूसरे शब्दों में ये प्लैनेट कभी दूर जाता है कभी पास आता है, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो कभी नज़दीक कभी दूर। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम उसका कैलकुलेट करें रेडियस उसके ऑर्बिट का, वो भी आर ही है। इट इज़ एवरेज डिस्टेंस और एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट, या कहें एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ये लिखा ना एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, और यहाँ क्या लिखा एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट। लेकिन ये शायद के बच्चे मिस्टेक कर जाए कि एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या होता है, तो इसलिए मैं मॉडिफाई करूँगा। इट इज़ एवरेज रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है ना, तो सन के इर्द गिर्द जब चक्कर काटता है प्लैनेट तो कभी दूर कभी पास, तो ऑन एन एवरेज उसका रेडियस कितना है, वो भी आर है, और यही उसके सेमी मेजर एक्सिस का भी सिंबल सेम ही है। यानी हम टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब लगाते समय किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो कि सेमी मेजर एक्सिस है तब यही फॉर्मूला लगेगा, और कभी उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया कि सेमी मेजर एक्सिस लिखा होगा एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तब भी फॉर्मूला यही चलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ। कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं बेटा? इसलिए कहते हैं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वही फॉर्मूला चलता है चाहे दो पार्टिकल छोटे छोटे हों, जैसे कि दो डस्ट पार्टिकल्स, या बहुत बड़े बड़े हों जैसे कि ह्यूज स्टार्स और बिग प्लैनेट्स और सैटेलाइट एंड अ प्लैनेट, और इवन टू ट्रीज और टू ह्यूमंस और टू टेबल्स और टू बिल्डिंग्स। कहीं भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेशक हमें महसूस नहीं होता कि कोई बिल्डिंग हमें अट्रैक्ट कर रही है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है रोड के किनारे में अट्रैक्ट कर रहा है, बट कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा ये डिटेक्ट किया जा सकता है। और आज की डेट में तो ग्रेविटोमीटर्स नाम की डिवाइसेस हैं जो हल्की ग्रेविटेशनल हलचल को भी या ग्रेविटेशनल वेव को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में न्यूटन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसलिए यूनिवर्सल कहलाता है, इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। सिर्फ ये मत सोचना कि दो ये ऐसे रख दिया हमने स्फीयर, क्योंकि बुक्स में जनरली ये डायग्राम होती है, देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 m2, डिस्टेंस इनके बीच में है r, तो न्यूटन का लॉ कहता है इट्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो बेटा अब मैंने क्लियर कर दिया, इट्स ट्रू नॉट फॉर टू स्फीयर्स एज शोन इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स बट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। हाँ, मासलेस पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एक और बात कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसलिए बोला कि इसमें जो कांस्टेंट आता है ना, हम कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन ये लगाते हैं कैपिटल जी, जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पे। इसकी वैल्यू जो है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, यानी दो स्फीयर्स अगर पानी में डुबो के देखा जाए तब भी अट्रैक्शन उनकी उतनी है, वैक्यूम में भी उतनी है, एयर में भी उतनी है, आउटर स्पेस में चले जाएंगे तब भी उतनी है, किसी हैवी प्लैनेट की सरफेस पे जाके एक्सपेरिमेंट करें तब भी उतनी है। यानी जी का वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसलिए भी इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आप याद रखिए, कई न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है। 6.67 10⁻11 और यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है, सबसे पहले ये मैंने लिखा साइंटिस्ट का नाम हेनरी कैवेंडिश, इसने ये सबसे पहले वैल्यू ढूंढ निकाली थी, और बाद में जॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने भी किया ये। तो सबसे पहले तो इसने वैल्यू डिटरमाइन की, फिर बाद में जाके जॉली ने भी इसकी वैल्यू को
डिटरमाइन किया, और आज की डेट में ये जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं ये काफ़ी हायर प्लेस ऑफ डेसिमल तक नोन है, बट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू वही है जो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दरियाफ्त की थी या खोज निकाली थी। तो आगे हम पढ़ते हैं फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेटा वो स्मॉल जी होता है। कई बच्चे मैंने देखा, आई एम सरप्राइज समटाइम, वो कैपिटल जी स्मॉल जी में फ़र्क नहीं रखते। बेटा स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों में अंतर है। इसलिए जब भी जी लिखना हो तो यू शुड एट वंस बी वेरी अलर्ट कि आप कौन सा जी लिख रहे हैं। पेपर्स में देखा बच्चे ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते हैं, बट एनीवे ये वाला जी जो है ना कैपिटल जी से इस फॉर्मूला द्वारा जुड़ा हुआ है। हेयर आई एम राइटिंग सबस्क्रिप्ट ई, ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, तो एम ई का मतलब हुआ मास ऑफ अर्थ, और आर ई का मतलब हुआ रेडियस ऑफ अर्थ। तो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, और अगर इसका वैल्यूज लगा दें राइट हैंड साइड पे तो जी जो बनता है वो इतना बनता है, ये 9.8 इंटू 9.8 है, और यूनिट्स क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बड़ा ये वैल्यू पता कैसे आई, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू तो पता ही है आपको, ये वाली वैल्यू है ना, और ये मास ऑफ अर्थ को ऑन एन एवरेज हम कहते हैं रफली ये 6 इंटू 10 पावर 24 kg होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ रफली 6400 किलोमीटर होता है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जी का वैल्यू 9.8 आता है, बट ये एक एवरेज वैल्यू है 9.8, क्योंकि ये रेडियस भी अर्थ का एवरेज लिया हमने और मास ऑफ अर्थ भी एवरेज लिया। अब आप कहेंगे मास ऑफ अर्थ एवरेज का मतलब, एक्चुअली अर्थ की ना डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। ऊपर वाली क्रस्ट है, नीचे लिथोस्फेयर है, और अंदर जाएंगे तो कोर है। हर एक जगह की डेंसिटी अलग होने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास चेंज होता जाता है, बट ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं कि एम ई 6 × 10 पावर 24, आर ई अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स। तो ये वैल्यूज लगाने पे जी स्मॉल का वैल्यू ये आ जाता है, राइट। तो एक बात आपने समझ ली कि जी की ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स ऑन विच the value of small g depends। तो ये स्मॉल जी की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आइए देखें। पहला है शेप ऑफ अर्थ। बेटा आपको जनरली बचपन में पढ़ाया गया कि ग्लोब गोल है और अर्थ गोल है, बट ये गोल नहीं है, ये एलिप्सॉइड है। शेप ऑफ अर्थ इज एलिप्सॉइड। ये क्या है, शेप ऑफ अर्थ का नाम एलिप्सॉइड। क्या है, एक एलिप्स को 3D में बनाओ। दूसरे शब्दों में थोड़ा सा मैं बेहतर बनाऊंगा, जस्ट अ मिनट। अर्थ समवट लुक्स लाइक दिस, और आप जैसा कि देख रहे हैं ये इक्वेटर वाला रेडियस, और इक्वेटर लिखा मैंने, ये पोल वाला रेडियस यानी पोलर रेडियस, इनमें अंतर है, सेम नहीं है। इनफैक्ट इक्वेटोरियल रेडियस इज बिगर देन पोलर रेडियस बाय नियरली 21 किलोमीटर्स। तो आपने देखा इक्वेटर पे बल्ज है, बल्ज मीन्स उभरी हुई है अर्थ, और पोल्स की तरफ थोड़ा दबी हुई है, इसलिए अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट इसका कांस्टेंट रेडियस नहीं है। इस वजह से जैसा कि हमने ये ऊपर एक्सप्रेशन आपको दिया था ना, जी प्रोपोर्शन जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, उसके हिसाब से हम कहेंगे जी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ जी पोल्स में रेडियस छोटा है ना, तो जी ग्रेटर हो गया, इक्वेटर का जी स्मॉल हो गया। वाई सो, बिकॉज अभी बताया कि इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, पोलर रेडियस छोटा है, तो पोल पे जी का वैल्यू बढ़ता है, इक्वेटर पे कम हो जाता है, और जैसे पोल से इक्वेटर तरफ आते हैं वैल्यू धीरे 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 कम होती है, मिनिमम हो जाती है इक्वेटर पे। सो जी इज मिनिमम ऑन इक्वेटर, ठीक है, एंड जी इज मैक्सिमम ऑन द पोल्स। ये बातें याद रखनी है आपको। बट एक चीज़ हो जैसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन, अर्थ स्पिन करती है ना, दिन रात बनते हैं जिसकी वजह से, तो उस स्पिन की वजह से भी जी की वैल्यू में अंतर आता है। मैं आपको एक रफ से एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा रेडियस है अर्थ का, यहाँ पे दिखाया हमने, और ये
जो है ये पूरा एक इक्वेटर है ना, दिस इज इक्वेटर। इस इक्वेटर पे हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी को रखा हुआ यहाँ पे, उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, और जिस फोर्स से अर्थ खींचती किसी बॉडी को, उसको उसका वेट बोला जाता है, दैट इज mg। बट आप ये जानते हैं अच्छी तरह कि अर्थ इज स्पिनिंग, ये इसका एक्सिस है ना, और ये स्पिन हो रहा है, ऐसे स्पिन कर रही है अर्थ। स्पिनिंग की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, है ना। तो ये अर्थ का रेडियस इनटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो जो इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी होगा W इफेक्टिव, वो हो गया इनवर्ड माइनस आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। तो G इफेक्टिव कितना आया, ये M हम कॉमन ले लेते हैं, इतना आ गया। हेंस हम ये कह सकते हैं G ऑन द इक्वेटर इज गिवन बाय नॉर्मल G, नॉर्मल बाई 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर RE, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेटर पे वैल्यू है अर्थ की। तो अगर सवाल आते हैं कि अगर अर्थ की स्पिन बढ़ जाए यानी ओमेगा बढ़ जाए, बेटा ये टर्म बढ़ेगी तो G माइनस वो टर्म छोटा हो जाएगा, यानी G इक्वेटर छोटा हो जाएगा। और स्लो हो जाए तो G बढ़ेगा। हम लिख सकते हैं देयरफॉर इफ ओमेगा इंक्रीजेस, यानी अर्थ का स्पिन रेट इंक्रीज करता है, G इक्वेटर डिक्रीजेस, एंड इफ ओमेगा decreases G इक्वेटर वुड इंक्रीज, है ना। क्योंकि अगर वो अर्थ स्लो होगी तो माइनस वाली टर्म कुछ कम हो जाएगी, तो G की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, ठीक है, ये याद रखना है ये। एंड इफ अर्थ स्टॉप्स स्पिनिंग, अर्थ अगर स्पिन करना बंद कर दे, G रोटेशनल इफेक्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये G मैक्सिमम हो जाएगा, यानी और से ज़्यादा वैल्यू ऑफ G नहीं मिल सकती हमें। वो तभी मिल सकती है अगर अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, ठीक है। और व्हाट अबाउट ओमेगा, ये जो ओमेगा है ना अर्थ का, 2π/T फॉर्मूला ओमेगा का आप जानते ही हो। तो अर्थ का स्पिन क्या है, 24 आवर्स होता है ना, तो ये कैंसिल होके π/12 रेडियन पर आवर, याद रखिए ये है ओमेगा का वैल्यू। एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ जो है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पिन, या यूँ कहें अर्थ का एंगुलर स्पीड। तो ये हो गई एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ्स रोटेशन, वो जो है वो π/12 रेडियन पर आवर। और कभी किसी न्यूमेरिकल पर सेकंड पूछा तो डिवाइड करो फिर फर्दर 60 × 60, वो तो आप जानते हैं, वो तो मैथमेटिकल ट्रिक्स आप जानते हैं अच्छी तरह। बेटा एक और इफेक्ट है जिस पे G का वैल्यू डिपेंड करता है, उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ, यानी गहराई में अर्थ के अंदर हम खुदाई करके नीचे उतर जाएं, अर्थ के अंदर घुस जाएं। मान लीजिए ये डायग्राम बनाई मैंने, ये एक डेप्थ D इतनी खुदाई की हमने, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, या यूँ कहीं यहाँ G का वैल्यू हमें एट डेप्थ D मालूम करना है, लेट बी GD, ठीक है, और सरफेस पे वैल्यू है G, देन GD एंड D आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो D क्या हो गया, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ भी यही माना जा रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स, और बहुत सारे हैं जो इस पे बेस आ सकते हैं। एक और फैक्टर है, उसे कहते हैं एल्टीट्यूड इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ हाइट। अगर आप अर्थ की सरफेस से उठ के माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे, और एंडीज माउंटेन, और ऊंचे बैलून में चले जाएं, ऊपर एरोप्लेन में उड़ जाएं, किसी सैटेलाइट में जो अर्थ से काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ जाके G का वैल्यू देखें, वो डिफरेंट होगा। तो उसे एल्टीट्यूड इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ हाइट कहते हैं। G एट हाइट H, इसमें ध्यान रखना ये दो तरीके के वैल्यूज आती हैं, मैं पहले लिखता हूँ। ये G एट हाइट H इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन,
h is height of a place above earth's surface। तो आर ही वही है अर्थ का रेडियस, लेकिन ये पता कब लागू होता है, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ द अर्थ। याद रखिए, ये तभी लगाएंगे अगर हाइट स्मॉल होगी। ये 100 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर इवन 500 किलोमीटर ओके। अगर होगा 2000 4000 10,000 किलोमीटर तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ठीक है, उस केस में मैं बताता हूँ क्या चलेगा फॉर्मूला। जी एट हाइट h इज गिवन बाई जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, वेर h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी ग्रेट हाइट हो, अगर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई हो जिसको हम अर्थ के रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, तब फॉर्मूला लगाना आपको ये जी का वैल्यू एट हाइट h। अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज इनफ, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी है। बेटा एक और इफेक्ट है जो हमें काउंट करना है। देखो अभी तक तो हमने यही किए ना, सॉरी फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है, दिस इज फिफ्थ इफेक्ट नाउ। तो उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड इफेक्ट। नो व्हाट इज लैटिट्यूड, मैं पहले ये समझाऊँ। ये अर्थ, ये हमने एक्सिस दिखाया अर्थ का, ये इक्वेटर दिखाया, कोई पॉइंट P यहाँ पे है, तो व्हाट एंगल दिस इज मेकिंग हियर, दैट इज फाई। यहाँ पे एंगल फाई बना रहा है ये। ठीक है, तो फाई इज लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का लैटिट्यूड क्या है, एंगल फाई। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट P पे, तो मैंने एक डायग्राम दिखा दूँ आपको मैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल r ले लूँ, और ये वाला है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ है, वो स्मॉल r हो गया। क्योंकि अर्थ जब घूमती है तो ये पॉइंट P तो इस छोटे दायरे में घूमेगा ना, तो पॉइंट P पे एक्ट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस तरफ m ओमेगा स्क्वायर r, ये r मैंने स्मॉल लिया बिकॉज उसके ऑर्बिट जो उस पॉइंट P का गोल घूमना है वो स्मॉल r के दायरे में हो रहा है। तो उधर इधर क्या है, वेट इसका mg, तो इफेक्टिव वेट ऐसे इस तरफ आएगा mg इफेक्टिव। तो इसका मतलब हुआ जो अर्थ का g है ड्यू टू लैटिट्यूड वो इस डायरेक्शन में होगा। तो उसका भी एक फार्मूला है, g एट लैटिट्यूड फाई इट्स गिवन बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर फाई। बेटा ये न्यूमेरिकल भी इस पे बेस्ड आते हैं, आपने फार्मूला याद रखना है, राइट। और बेटा आखिर में एक चीज़ और, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट। अर्थ की डेंसिटी तो मालूम है फिक्स्ड है, हालांकि फिक्स्ड है नहीं, बट हम मान लेते हैं एवरेज वैल्यू रो। बट अगर हमें अर्थ का जी और किसी और प्लैनेट का जी कंपेयर करना हो, तो वहाँ पे उस प्लैनेट की डेंसिटी का भी योगदान होगा, असर होगा। इसलिए हम एक और एडिशनल पॉइंट पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट। देखो जी का फॉर्मूला मैंने जैसा कि शुरू में आपको बता दिया था, ये है। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब, और नीचे ये आई होप यू हैव फॉलोड, ये है डेंसिटी ऑफ अर्थ, और ये है मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इसलिए मैंने इसको 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। अब देखिए क्या क्या इसमें कैंसिल हो सकता है। इसमें ये आर ई स्क्वायर है तो वो क्यूब था, एक आर ही बचेगा। तो हमारे पास अब जो बच रहा है एक्सप्रेशन जी, वो देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो बेटा कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी किसी प्लैनेट की डिफरेंट हो सकती है, रेडियस डिफरेंट हो सकता है, तो रो इंटू आर लिखेंगे, रो इंटू आर। बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, 4/3 पाई वगैरह वगैरह वो कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं ये जी ऑफ अ प्लैनेट पी है, वेयर जी पी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट हो सकता है। रो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट, राइट। एंड व्हाट अबाउट आर,
ये है रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। इस तरह से आप देख रहे हैं किसी और प्लैनेट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ जी ढूंढना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ना कि यूजुअल फार्मूले जो बाकी पहले सीखे आपने। सो दीज वर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। तो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन भी है, इफेक्ट ऑफ अर्थ शेप है। ये सबसे पहले शेप आ गया, शेप ऑफ द अर्थ। फिर क्या आ गया, अर्थ की रोटेशन। फिर आ गया एक्सप्रेशन सर्टन वो डेप्थ पे कितनी होगी वैल्यू, हाइट पे कितनी होगी। फिर है कि लैटिट्यूड का क्या असर होगा, और आखिर में हमने देखा डेंसिटी। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। इनको अच्छी तरह से याद रखिए आप। तो बेटा आइए आखिर में हम पढ़ें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r लिखना है, फ्रॉम अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। देखो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम अर्थ सेंटर, ये सिंपल सा फार्मूला, इसको याद रखें ये, ठीक है। और अगर इफ h इज हाइट ऑफ दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट जहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम Earth's surface, then ये स्मॉल r पता क्या बनता है, ये आर ई प्लस एच बनता है, क्योंकि ये अर्थ है और हमने कहा था ये r डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू वी आर है। लेकिन कभी अगर रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में कोई न्यूमेरिकल करना पड़े आपको, तो रेडियस ऑफ अर्थ तो भाई इतना सा है ना, और ऊपर हाइट जो है सरफेस ऑफ अर्थ से लेके ये है, तो फिर ये r किसके बराबर हुआ, वो आर ई प्लस एच के बराबर हुआ, है ना। इन दैट केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ये है आर ई प्लस एच करके। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास, तो जूल पर के जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की खासियत क्या है, इसमें अगर हम मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अब हम शुरू करें इसी पार्ट 14 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस। जितने भी डिस्कशन है इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आइए देखें क्वेश्चन 1। केपलर के थर्ड लॉ की बात की जा रही है, ठीक है, कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब होता है। के इज़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द प्लैनेट। वहाँ पे हम के और जी इनके बीच में रिलेशन क्या है ये मालूम करने को हमें कहा गया है।
तो देखें, हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है ये, आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट, दैट्स ओके। इफ टी इज द टाइम पीरियड, और आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है उसके ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय उसकी ऑर्बिटल स्पीड, है ना, ये जानते हैं ना। इसलिए सर्कमफ्रेंस का होता है ना 2πr, ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड की ये वैल्यू अभी देखिए हमने g/r होता है, तो कर लें इसको, gm/r स्क्वायर रूट इज t। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये बनता है t स्क्वायर इक्वल टू 4π² r² बाई gm डिवाइड बाई r, और r ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, है ना। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ 4π² बाई gm r³ और ये है t स्क्वायर, है ना, बन गया ना ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, इसे कंपेयर करना है इस फॉर्मूला के साथ जो कि गिवन था हमें, एंड हेंस हम ऐसा करते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि k की वैल्यू इसके बराबर आती है ना। k इज़ 4π² बाई gm, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, gm k इज इक्वल टू 4π², तो ये रिलेशन है, gm k इक्वल 4π², और यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, gm k इज इक्वल टू 4π², यानी ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। बेटा आइए चले हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें। लिखा है कि एक बॉडी जिसका मास m है वो अर्थ की सरफेस पे पड़ी हुई थी। मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेता हूँ। दिस बॉडी ऑफ मास m लाइंग ऑन अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका r, तो इस पोजीशन का नाम हम कहते हैं पोजीशन 1। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप बहुत 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 ऊंची जगह पे ले गए, इस जगह पे, ठीक है, इसे कहेंगे पोजीशन 2। और ये हाइट कितनी है बेटा, ये 2r है एज पर द क्वेश्चन, ये लिखा है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको एक बार फिर देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट को इस जगह से उठा के यहाँ ले जाया गया है, और ये 2r की हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सेंटर से ओवरऑल जो ये डिस्टेंस है, ये 3r बन गया, है ना, 2r + r 3r। अब हमें पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगी, ये बताइए। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है, इनिशियल इसलिए बोला मैंने, इट इज़ व्हेन इट्स केप्ट ऑन अर्थ सरफेस, तो उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r है। अब u फाइनल पे gmm/3r, क्योंकि मैंने यहाँ दिखा दिया ना, ये 3r की हाइट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ 3r बन जाता है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। अब चेंज इन दिस एनर्जी, ये चेंज कैसे पता चलेगा हमें, बाय टेकिंग डिफरेंस, फाइनल और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए, -gmm/3r, वो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस था ना, अल्टीमेटली प्लस हो गया। क्या बनाइए, gmm/r, इसमें क्या आ रहा है कॉमन, gmm/r ले लो कॉमन, -1/3 + 1, आई थिंक यू फॉलोड, तो ये बनता है 2/3 gmm/r, बना नहीं है बेटा। यहाँ जब हम ऑप्शन देखते हैं ना, तो सभी ऑप्शन आपको स्मॉल g के टर्म में दिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ स्मॉल g को जनरेट करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूँ, तो ये पता क्या बना, gm/r², और ये ही स्मॉल g होता है, आप जानते हैं, है ना, स्मॉल g होता है gm/r²। इसलिए अब जो ये एक्सप्रेशन हम देख रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये देख रहे हैं ना, तो इस तरफ क्या बना, 2/3 mgr, एंड दैट्स द आंसर। अब 2/3 mgr कौन सा ऑप्शन है, 2/3 mgr, दिस इज ऑप्शन D, so I'll write here D is the correct option to this problem। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
लिखा है कि कितनी हाइट पे जाके किसी बॉडी का जो वेट है ना 1/16 हो जाएगा देन द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी एट सर्टन हाइट वेट जो है अर्थ की सरफेस पे जितना था उसका 1/16 टाइम हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आप जानते हैं वेट क्या होता है, mg। h तो इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सब्सक्रिप्ट लगाया मैंने mg, तो ये असली वाले वेट का 1/16 हो जाता है। अब दाएं बाएं टर्म काट लीजिए जो आप काट सकते हैं। तो हमें तो इतना पता चल गया कि g/16 हो जाता है वेट उस हाइट पे जाके, जिस हाइट का हमें मालूम करना कि वैल्यू क्या है। देखिए बेटा, आप जानते हैं g एट हाइट h का फॉर्मूला ये होता है ना। तो इसमें आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इट बिकम्स g/16। तो ये g r² और नीचे r+h होल स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट ले लो। और स्क्वायर रूट के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, अब दाएं बाएं टर्म भी काट दें, ये कैंसिल हो जाती है। तो स्क्वायर रूट में क्या बना, 4 बनेगा ना, ये 16 का स्क्वायर रूट, ये r है और ये r+h है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अब करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4r है और ये है r+h, 3r इज h, यानी हाइट वुड बी 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बेटा इस तरह ये पता चला हमें कि 3r की हाइट पे चले जाए, यानी सबसे अर्थ के बियॉन्ड 3r जाना है, तब जाके वेट 1/16 टाइम हो जाता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन आ गया 3r। तो आइए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखें। कोई एक स्फेरिकल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इसका ये मास है और ये उसका डायमीटर है, उस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, यानी g ऑन दैट प्लैनेट हमें मालूम करने को कहा जा रहा है। बेटा जैसे कि हम जानते हैं f का फार्मूला gm1m2/r² होता है ना, लेकिन आज हम यहाँ m के बजाय mp लिखेंगे क्योंकि मास ऑफ प्लैनेट mp है। और रेडियस के बजाय डायमीटर की बात हो रही है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना। तो मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूँगा, ये डायमीटर का और डायमीटर ऑफ प्लैनेट उसका हाफ स्क्वायर। और फोर्स ग्रेविटेशन की इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, यानी ये mg हो गया है ना। अब ये दाएं बाएं देखो काट छाट के ये, तो g की वैल्यू अब आ रही है gmp/dp²। ये नीचे वाला 2 4 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो दिस शुड बी द आंसर। आइए अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया 4gmp/dp², यानी ए ऑप्शन। सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पकड़ते हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, यार जियो स्टेशन का मतलब तो टाइम पीरियड इसका 24 आवर्स होता है ना। ओके, ये अर्थ का चक्कर काट रहे हैं एट हाइट ऑफ 5r अबव सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका क्या रखे रेडियस, ये r प्राइम कह लो उसको, 5r अबव अर्थ सरफेस। तो 5r पे अर्थ का रेडियस भी तो जोड़ना है हमें, तो ये 6r है, ठीक है। अर्थ के रेडियस का 6 टाइम ज़्यादा है इसका हाइट ऑफ द ऑर्बिट, राइट। अब एक और दूसरा कोई प्लैनेट है, सॉरी दूसरा कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड में कहा गया बताओ कितना है, और उसका जो रेडियस होगा वो बताया गया उसके ऑर्बिट का, वो कहते हैं 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 2r, तो अर्थ के सेंटर से कितना हुआ, उस 2r में एक r ऐड करो, 3r बन जाता है ये। तो ये बन गया हमारा रेडियस उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो दूसरे सैटेलाइट का है। बेटा हम जानते हैं ना t² प्रोपोर्शनल टू r³ फार्मूला, ये कौन सा है, केपलर का थर्ड लॉ। तो जैसा कि यहाँ कहा गया था कि पहले वाले जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट का रेडियस है r', तो मैं यहाँ पे r'³ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे r' कर दिया। अब दूसरे केस में टाइम पीरियड इज t', जो हमें मालूम करने को कहा जा रहा है, इसका स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू r'' होल क्यूब। ये मैंने सिंबल्स ये वाले इस्तेमाल किए हैं, राइट। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का रेशो ले लीजिए, सो t'/t ओवरऑल स्क्वायर ले लिया मैंने, r'/r' क्यूब ले लिया। अब ये बनता है स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना बनता है, आइए देखें, पावर 3/2 बन जाती है। अच्छा अब r'' का देखो, ये 3r है ना, r'' मीन्स 3r, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3r, और r' जिसको कहा था पहले वो कितना था, 6r था वो, तो आइए इसको 6r लिख देते हैं, पावर ओवरऑल 3/2 है।
एंड हेयर सर्टन थिंग्स कैंसिल आउट, जैसा कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/2 का पावर 3/2, तो ये बनता है 8 का स्क्वायर रूट, है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, यानी 2√2। और लेफ्ट साइड पे क्या है, t डबल प्राइम बाई टी, तो t डबल प्राइम देयरफॉर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा। अब बेटा ये t है ना, शुरू में बताया था मैंने, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स, तो वही 24 आवर्स यहाँ पे लगाएं, इट इज़ 24 डिवाइड बाई 2√2। तो इसमें देखो ये कैंसिल हुआ, और ये 2 × 6 होता है ऊपर, तो नीचे √2 अल्टीमेटली कट गया ऊपर वाले के साथ, ये आंसर आया। तो 6√2 आवर्स, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट जो 2R की हाइट पे है। तो 6√2 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन। सो आई राइट हियर दैट द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। अच्छा बेटा 6 क्वेश्चन देखें, एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी अर्थ के बराबर है लेकिन 3 टाइम बिगर है साइज उसका, तो वहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देख बेटा हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ आपको, जी इज प्रोपोर्शनल रो इंटू आर, रो इज द डेंसिटी, आर इज द रेडियस। जो दूसरा प्लेनेट है उसके लिए ये रो प्राइम आर प्राइम यू लिख लो और ले लो फिर रेशो, ठीक है। तो रेशो लेने से क्या होगा, जी प्राइम बाई जी, ये रो प्राइम आर प्राइम बाई रो आर, इतना लिखा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा था, डेंसिटी सेम है, यानी उस प्लेनेट का रो प्राइम अर्थ का रो आपस में इक्वल है, कट जाएंगे। साइज क्या बताएगा उसका, 3 टाइम बिगर, यानी उसका रेडियस 3 टाइम आर है। नीचे वाला आर इससे कैंसिल, ये 3 आ गया रेशो, तो जी प्राइम बाई जी, हेंस जी प्राइम इज 3 टाइम जी, तो 3G आंसर है। अब ज़रा देख लें 3G आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ, 3G ऑप्शन बेटा डी ऑप्शन है। सो आई राइट हियर डी इज़ द करेक्ट चॉइस। तो बेटा 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन बताया गया है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए इज़ 8 टाइम देन दैट ऑफ बी, यानी ए का टाइम पीरियड 8 टाइम पीरियड ऑफ बी के बराबर। ए और बी को क्या है, 2 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो B का डिस्टेंस अगर मानो हम कहें आर बी, इसको R कह लें, तो RA पूछा जा रहा है आपसे, वो कितना होगा, गॉट माय पॉइंट। यानी B के ऑर्बिटल रेडियस के मुकाबले में A का ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा ये पूछा गया है। देखो आप अच्छी तरह जानते हैं t² प्रोपोर्शनल टू r³ एक फार्मूला है, इसको अगर लिखा जाए हम TA/TB और इधर RA/RB लिख सकते हैं ना ऐसा। अब TA/TB यहाँ से देखो TA/TB कितना आता है, तो ये TA/TB 8 रह जाता है ना यहाँ पे, वो 8 वैल्यू मैं यहाँ लगा रहा हूँ, स्क्वायर इधर। अच्छा RA तो मुझे पूछा गया कितना है, RB उसका सिंबल मैंने ऐसे R रख लिया था, लेट इट बी दिस वे, ठीक है। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये 64 आ रहा है। तो RA और RB, सॉरी ये सिंपली R है नीचे, ये अब क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो 4 आएगा ये RA/R, तो RA देयरफॉर इज 4 टाइम R। इसका मतलब हुआ हमारा आंसर होना चाहिए 4 टाइम वैल्यू। तो 4 टाइम वैल्यू का मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ ये, लेट्स चेक, ए ऑप्शन। क्या कहते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ ए इज फ्रॉम सन देन दैट ऑफ बी, तो बी के कंपैरिजन में 4 गुने अधिक दूरी पे है ना। तो 4 आंसर आ गया एंड दैट इज ऑप्शन ए। तो बेटा आइए अब फाइनली हम क्वेश्चन 8 देखें। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का रिलेशन डेंसिटी ऑफ अर्थ के साथ पूछा गया है। हम जानते हैं ये फार्मूला Gm/r² होता है, पर मास क्या होता है, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अच्छी तरह जानते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अर्थ का वॉल्यूम 4/3 πr³ है। तो m की ये वैल्यू उठा के इस पर लगा दीजिए, तो G इज़ G/r² और साथ में रो 4/3 πr³ लगा लेंगे वैल्यू हम। तो देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, ये r² था, क्यूब एक ही r बचा ऊपर है ना,
तो यहाँ g becomes g रो 4/3 पाई r, है ना, ये g रो 4/3 पाई r, राइट। तो रो कितना बन गया 3g, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमको, g 4 पाई r, इसको थोड़ा ज़रा ठीक करके लिख लो 3g/4 पाई g इंटू r। सो ये कौन सा ऑप्शन है, बिकॉज यही रिलेशन है बिटवीन स्मॉल g एंड रो। तो स्मॉल g और रो के बीच में रिलेशन देखें कौन सा सही है यहाँ पे, तो बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ए में ये 3g/4 पाई जी आर, 3g/4 पाई जी आर, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेटा वी हैड इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने इस टॉपिक्स पे की हैं, जो आपके 14th नंबर इसमें थे, असाइनमेंट में थे। तो इसके बाद बाकी काम आपका है, आप प्रैक्टिस करें एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल द असाइनमेंट्स जो आपको दी गई हैं, उन्हें सॉल्व करिए, और कोई दिक्कत हो तो अगले दिन आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।